हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि हम अपना अभी एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसमें मैं आपको अभी तक 6 सेट जो है कंप्लीट करा चुका हूं। और 6 सेट का मतलब मैं आपको अभी तक टोटल कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं, 25 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 150 क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक करा चुका हूँ। तो आपने आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा। जहाँ पर कोई डाउट आया या फिर आपको कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हुई तो वो सारा आपने कॉन्सेप्ट समझ गए, उनको नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7, ठीक है ना। सेट नंबर 7 का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। और आपका जो भी डे हो वो डे आपको यहाँ पर टाइटल में लिखा मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपका डे नंबर होगा। तो आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसके अलावा आपके जो भी ये सेट्स हैं ये पूरे के पूरे बेस हैं जो आपके रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं। रिसेंट में अभी आपका CGL 2019 हो गया, इसके अलावा आपका जो CPO हुआ था, इसके अलावा जो आपका CHSL का 3 दिन का एग्ज़ाम हो गया था ना। CHSL का आपका 3 दिन का एग्ज़ाम हो गया था, 17 का, 18 और 19 मार्च का, ठीक है ना। इन 3 दिनों में टोटल कितनी शिफ्ट हुई भाई, 9 शिफ्ट हो गई थी। तो इन 9 शिफ्ट के क्वेश्चंस को जो मेमोरी बेस बच्चों ने बताए हुए हैं, उन पर ही बेस के सारे जो क्वेश्चंस है किस टाइप के आपके बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आने के अभी चांसेस चल रहे हैं। और बेसिकली हम क्या करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड के तो सारे के सारे टाइप्स कर ही लेंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टाइप निकल के आते हैं वो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियोस प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। जैसे मैंने आपको कॉइन्स वाली वीडियो सेपरेटली प्रोवाइड करी हुई है, तो वो जाके आप देख लेना, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको मैंने डिस्कस कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो जाके आप एक बार देख लेना, क्लियर है। चलो भाई, आज का सेशन शुरू करेंगे। और आपको सेशन शुरू करने के 2 रूल हैं अपने। अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार जाके आप सारे के सारे सेट देखना। और यहाँ पर आप रूल समझ लो। पहला रूल तो ये रहेगा कि क्या करना है, मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपने रिवीजन कर रखी है नहीं कर रखी है। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा, और इसके अलावा आपको मैं ऑप्शंस भी फ्लैश आउट कर दूंगा इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना होगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा रूल क्या है भाई, जब भी मैं आपसे बोलूँ हाँ या ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आपको हाँ या ना का आंसर देना है। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मैं आपसे कोई फॉर्मूला पूछता हूँ तो उसको भी आपका रिप्लाई देना होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने कोई आपका लेट से फॉर्मूला पूछ लिया A³ + B³ + C³ का, तो वो आपको जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आंसर देना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। इससे क्या होगा, हमारे लेक्चर में इंटरेक्शन बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना, एग्जाम में भी। खैर, अब मैं सेशन को शुरू करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, एक बार समझा देता हूँ। अ सम ऑफ रुपीज़ एक्स वाज बोरोड, यानी कि आपका ₹X की मनी जो है वो उधार ली गई एंड पेड बैक इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। यानी कि आपका दो दो समान राशियों में, दो समान इंस्टॉलमेंट में आपका ये वापस किया गया, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, ईच ऑफ 35,280, यानी कि आपकी कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, एक एक इंस्टॉलमेंट आपकी 35,280 रुपए की थी। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5%, यानी कि आपका रेट दिया है 5% का कंपाउंडेड एनुअली, तो वो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये रहे आपके ऑप्शंस। फटाफट से वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है कि जो रेट है वो कितना है, 5% का रेट है, ठीक है। अच्छा, 5% का रेट है, मतलब अपने पास में रेशो कितना बनेगा, 1/20। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँ कि 1 ईयर के लिए जो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हो गया, और लेट से यहाँ पर अपना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर आप बात को समझना, अगर मैं बोलूँ आपका 1 साल में जो आपका प्रिंसिपल है वो 20 है, अगर मैं रेट उसमें मिला देता हूँ तो मेरा जो अमाउंट बनेगा, अब देखो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो मैंने अमाउंट की प्लेस पर लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा हुआ है, बात को समझना बड़े ध्यान से। अगर हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पर कोई इश्यू हो तो मैं थोड़ा बेसिक भी समझा देता हूँ यहीं पर, ठीक है ना, लगे हाथ। देखो, एक बार जरा रेड पेन ले लेता हूँ। देखें, जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, कभी भी आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, लेट से यहाँ पर आपका ये कोई पी प्रिंसिपल है, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देना शुरू किया, तो इसके बाद में लेट से मैंने कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद मैं इंस्टॉलमेंट देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपका रेट होगा ना, वो रेट भी इसमें ऐड हो जाएगा। और मैं जो किस्त दूंगा ना, वो पूरे का पूरा मुझे जो किस्त देनी पड़ेगी, लेट से ये मिलकर के एक अमाउंट बन जाता है एक्स। तो मुझे जो किस्त देनी है ना, अब वो पूरी की पूरी एक्स देनी पड़ेगी, मतलब कि पी प्लस का जो इसका रेट होगा वो मिला करके। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर जो मेरा 1 साल के बाद बनता है वो सीधा का सीधा इंस्टॉलमेंट ही बन जाता है, ठीक है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 20 पर मेरा 1 का आ रहा है रेट, ठीक है ना। इसका मतलब 20 में 1 मिला दूंगा तो मेरा 21 की मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 1 साल के बाद।
क्लियर है। लेकिन ये कितने साल में दे रहा है, 2 साल में दे रहा है। आपको पता है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम क्या कर जाता है, पावर में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चला गया अपना पावर में। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है ना। तो ये देखो, अब ये तो होगी अपने फर्स्ट ईयर की बात हो गई है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर को एक बार मैं हटा ही देता हूँ। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा तो सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रिंसिपल तो 20 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और जो मैं अमाउंट दूंगा वो अपना 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या, समझ में आती है? अगर कोई डाउट होता है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना, ठीक है ना, शर्माना मत बिल्कुल भी। खैर, देखो यहाँ पर ये अपना यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो अब ये सेकंड ईयर का कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये था 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441 हो गया। क्लियर है बात, समझ में आई क्या? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने जो इंस्टॉलमेंट है ना वो दो इक्वल हैं, यानी कि अपनी जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो दोनों साल की इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, देखो दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। देखें यहाँ पर अपना इंस्टॉलमेंट जो है सेकंड ईयर की वो 441 है, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट अपने पास 21 है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करवाना है तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले में इंटू 21 कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं करूँगा, अगर मैंने यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट में 21 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल में भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्योंकि है तो रेशियो में ही दोनों, ठीक है ना। तो देखो ये अपना कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 21, ये बन जाएगा आपका 420। क्लियर है, कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा अपना 420। और यहाँ पर ये हो जाएगा 21 इंटू 21, 441, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, 441 हो जाएगा। अब देखो 441 यहाँ पर अपना फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट भी 441 हो गई, यानी कि दोनों की जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल इक्वल हो गई है। क्लियर है। तो देखो अब सेकंड जो, अब यहाँ पर बात को समझना अपना, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ, प्रिंसिपल जो यहाँ पर अपना प्रिंसिपल होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 21 इंटू में 20 कर देंगे तो 420 तो ये हो गया, और 20 का स्क्वायर 400 ये आया हुआ है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा टोटल। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 820 हो गया। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? अब जरा मैं यहाँ से चीज़ों को हटाता हूँ, एक बार आप इसको यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लेना अगर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूँ सो दैट हमारे पास में यहाँ पर स्पेस निकल के आ जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि प्रिंसिपल कितना है, 820 है, और अपनी जो इंस्टॉलमेंट निकल के आ रही है पर ईयर की, है ना, वन ईयर की, वन ईयर की अलग अलग कितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है, 441 निकल के आ रही है, ठीक है। देखो तो अब अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया, देखो प्रिंसिपल हो गया टोटल 820। इसके बाद में हमें पता है कि हर ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है, हर ईयर की इंस्टॉलमेंट 441 है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हर ईयर की जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना वो 35,280 रुपीज़ है, यानी कि 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,280 रुपीज़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ। क्लियर है, इतनी सी बात। तो अब देखो अगर 441 की वैल्यू 35,280 है तो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 441 एट जा कितना होता है, 35,280 होता है, ठीक है ना। एट जा होता है आपका 3528 और इसमें एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो वन की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। तो मैंने देखा कि भाई हाँ ठीक है, प्रिंसिपल तो अपना 820 है, इसका मतलब अपना प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर वन की वैल्यू 80 है तो 820 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 820 इंटू में 80 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 0 और आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका ये 65 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? एक जीरो और यहाँ पर आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 65,600 रुपीज़। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है ना? पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमें सीआई का इंस्टॉलमेंट निकालना होगा तो अब आप ये निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? क्लियर है। चलो अपना ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो 65,600 रुपीज़ आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से करके बताओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपका जो एंगल ए है वो राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। इसके बाद में बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी सी आर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पॉइंट डी जो है वो ए बी पर इस तरीके से है कि जो बी डी की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे सी डी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये रहा आपके सामने ऑप्शन। अब फटाफट से मुझे पॉज करके बताओ इसमें आपका क्या आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको बार बार पॉज करके क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखो होता क्या है ना, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में मुझे दिक्कत कहाँ पड़ रही थी, ठीक है ना। क्या आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या आपको अंदर से समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार ट्राई किया करो, ठीक है। खैर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब जरा इसको ट्राई पॉज करके ट्राई करो। क्लियर है।
तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो, अपने पास में एक ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें कि ए क्या है, अपना राइट एंगल है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ए हो गया ये हो जाएगा अपना यहाँ पर बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है ना। ए क्या है अपना 90 डिग्री का हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ए सी एंड बी सी। ए सी कितना है अपना 6 सेंटीमीटर का है, बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर है इतनी सी बात। अब बोल रहा है कि पॉइंट डी इज ऑन ए बी, पॉइंट डी है ए बी पर इस तरीके से जिससे कि जो बी डी की वैल्यू है ना वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको जो इतनी वैल्यू दी गई है ये आपको 4 सेंटीमीटर की दी गई है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखो हमें करना क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखना। अगर ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर ये अपना पूरा 10 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, तो बताओ ये जो ए बी होगा वो कितने का होगा। देखो अब ये 10 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 5 हो जाएगा। ए बी है ये अपना, ए सी कितना है 6 है, 6 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 2 इंटू 5। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपका 5 हो गया, 3 हो गया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5 होते हैं कि नहीं होते हैं। और यहाँ पर आपका एक कॉमन मल्टीपल है 2 2 का, तो ये जो पूरा ए बी होगा, ए बी कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। तो 2 इंटू 4 यानी कि पूरा अगर ये 8 का है और अगर बी डी 4 की है तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी अपना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, सी डी पूछ रहा है। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं सी से डी को जोड़ देता हूँ तो मैंने इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूँ, ट्रायंगल ए डी सी को, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं ए डी सी को देखता हूँ तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर आपका ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा उसका अगर मैं रूट कर दूंगा तो मुझे डी सी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, बोलो हाँ। क्लियर है। तो डी सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 प्लस 16 कितना निकल के आता है भाई, बोलो 52 हो जाएगा, तो अंडर रूट का 52। और अगर मैं 52 को लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, 13 इंटू में 4, और 4 का आपका 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का 13 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट 13 जो है अपना यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा सी डी की वैल्यू। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपका यहाँ पर मैंने देखा कि ये कॉमन मल्टीपल मुझे 2 2 दिख रहा था तो मैंने इसको 5 3 4 में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। और एग्जाम में आपके 2 से 3 सेकंड भी अगर सेव होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल निकल के आते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√13 ऑप्शन में है क्या, 2√13 ऑप्शन नंबर ए में अपना यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर के सामने बोल रहा है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। जिसकी साइड AB क्या है, आपकी एक सर्कल का डायमीटर है, और ABCD पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। उस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है ना उसके ऊपर आपकी चारों पॉइंट है। इसके बाद में एंगल ADC बोल रहा है 130 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ एंगल BAC आपसे पूछी जा रही है। ये रहे आपके ऑप्शंस, फटाफट से पॉज करो और इसे ट्राई करो, ठीक है ना। अगर पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तो माता रानी पाप दे देगी। आए बस समझ में, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार पॉज किया करो, खुद से ट्राई करो। इस देखो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, एक बार करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना, बात को समझो। खैर क्या दिया है अब हमें यहाँ पर, एक ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले ABCD एक ऐसा मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद में जो AB है ये लेट से अपनी ये साइड हो जाएगी AB, और ये दोनों हो गए CD। अब AB साइड क्या है आपका, डायमीटर एक सर्कल का, तो लेट से अपना ये जो है एक सर्कल है, थोड़ा सा आपको फिगर जो है डिस्टॉर्टेड लग रहा होगा बट कोई बात नहीं। इसको हटा के ना एक बार ऐसे बनाते हैं। ये मैंने एक पहले सर्कल बना दिया, फिर इसके बीच में डायमीटर बनाया AB का, फिर इनको मैंने ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया तो थोड़ा सा मुझे ईजी हो गया बनाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा अपना A, ये पॉइंट हो गया B, और ये हो जाएगा C एंड D। क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पर, ADC जो है 130 डिग्री है, तो ADC यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 130 डिग्री है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हमसे एंगल BAC पूछा जा रहा है, एंगल BAC यानी कि हमसे ये वाला जो एंगल है ना, चुटकू सा एंगल BAC ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं है। अब देखो आप एक बात बताओ, कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर अगर मैं डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाता हूँ, डायमीटर के दोनों पॉइंट से मैं अगर सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाता हूँ तो वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना, 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ACB। क्लियर है क्या, इतनी सी बात समझ में आ रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है।
सबको पता है ना। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, बोलो। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर होता है और उसके सारे जो चारों पॉइंट हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आते हैं, तो वो अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल बी प्लस का एंगल डी और एंगल ए प्लस का एंगल सी, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये बात कि कभी भी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। यानी कि आपका एंगल ए प्लस सी बोल दूँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पर आपका बोल दूँ एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर पता है एंगल डी कितना है, 130 है, तो एंगल बी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। ठीक है ना। अब ये हो गया अपना 50 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल जो बी ए सी होगा वो कितना हो जाएगा, तो फटाफट से बोलो, यहाँ पर मैं 190 से माइनस कर देता हूँ 140 को, कितना निकल के आ जाएगा अपना 40 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। तो अपना आंसर यहाँ पर देखते हैं फटाफट से, 40 डिग्री है क्या ऑप्शन में। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका, खैर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर। अब मुझे फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये रहे आपके ऑप्शंस, कौन सा वाला इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। क्लियर है। देखो भैया अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो तो आप नोट डाउन कर ही लेना। ठीक है ना। और वो एक बार ध्यान रख लोगे तो हो सकता है कि आपको अगले जो क्वेश्चंस आने वाले हों उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए और अपना टाइम उसमें सेव कर पाओ। ठीक है ना। खैर अपने पास में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC, तो इसको मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये अपना BC हो गया और यहाँ पर मैं A बना देता हूँ। अब क्या है कि एंगल AD बाइसेक्ट एंगल A विच मीट्स BC एट D, यानी कि AB क्या करता है आपका AD, यहाँ पर मैं ए लेट से ये अपना एक पॉइंट बना देता हूँ AD। ठीक है ना। जिसमें AD क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब मैं इसको कैसे डिनोट कर दूंगा, यहाँ पर एक क्रॉस मार्क करके डिनोट कर दूंगा। ठीक है ना। तो यानी कि अब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि BC इक्वल टू में A है, BC इक्वल टू A, यानी कि ये अपना पूरा A हो जाएगा। इसके बाद में AC इक्वल टू B है, ये अपना B हो जाएगा। और AB इक्वल टू में अपना C है। ठीक है ना। ये अपनी साइड पूरी C है। क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या पूछ रहा है हमसे, DC की वैल्यू बता दो, यानी कि हमसे अब इतनी सी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब इस बात को जरा बड़े ही ध्यान से समझना। अब कभी भी आपका लेट से ये आपका एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, तो कभी भी आपका किसी भी एंगल का एंगल ट्राइंगल में सामने वाली साइड पे जिस पॉइंट पर आपका कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट का जो रेशो होता है ना, उस साइड का रेशो देखो किसके इक्वल होता है। लेट से अगर मैं बोलना चाहूँ तो AB अपॉन का AC इक्वल टू में किसके हो जाएगा, BD अपॉन का AC के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। अपॉन का सॉरी CD के, है ना। BD अपॉन का CD, यानी कि आपका AB वाली साइड का रेशियो AC वाली साइड के साथ में, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, BD का रेशियो उस CD के साथ में। ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो आपका इक्वल होता है। कौन सी वाली थ्योरम है ये आपकी, जब भी आपका एक्सटर्नल एंगल क्या करता है, आपका जब भी एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली साइड पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा होता है किसी पॉइंट पर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अब मैंने इसको क्या किया है, दोनों साइड में +1 कर दिया। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, दोनों साइड इक्वल इक्वल है, दोनों साइड में मैंने +1 कर दिया है। किस तरीके से, क्या सब बात को समझना बड़े ध्यान से यहाँ पे जरा। ये मैंने +1 कर दिया। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखो कितना हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर मैंने AC इसका एलसीएम लिया, तो ये AB प्लस का AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। इक्वल टू में अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं CD ले लेता हूँ और ये BD प्लस का CD। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ। ठीक है ना। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, ये आपका AB है, AB की वैल्यू C है, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू B है। ठीक है ना। तो C प्लस B अपॉन में AC कितना हो जाएगा, अगेन आपका AC कितना है, B है, इक्वल टू में BD प्लस का CD। अच्छा अब देखो ये BD प्लस का CD पूरा कितने के इक्वल है, A के इक्वल है कि नहीं है, बोलो हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इक्वल टू में A अपॉन का क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से CD मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, बोलो हाँ। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका जो CD है या फिर DC है वो कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से जरा, ये आपका DC या फिर CD कुछ भी बोल दो, ये कितना निकल के आ जाएगा, AB अपॉन का B प्लस C। ठीक है ना। कितना निकल के आ जाएगा, AB अपॉन का B प्लस C।
क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो कि कभी भी आपका लेट्स से यहाँ पर आपका चाहे डीसी की वैल्यू पूछ ली जाए, चाहे आपकी पीडी की वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपकी अपोजिट यहाँ पर साइड आ रही है ना, आपके साइड वाली अल्टरनेट साइड, उनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना। और उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में रख देंगे दोनों को ऐड करके, ठीक है ना। और उसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करा देंगे जिस भी साइड का हमें निकालना है। लेट्स से ये पूरी साइड कितनी है, ए है ना, और उसके साथ में हमें लेट्स से यहाँ पर डीसी का निकालना था, तो डीसी के साइड में आपकी कौन सी साइड है, बी वाली है, तो उसमें मैंने बी का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और अगर मुझे बी डी निकालना होता तो मैं क्या करता, ए के साथ में मल्टीप्लाई करा देता सी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो, ठीक है। याद रख लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चंस ना आपके आते हैं, और अगर आपको छोटी सी चीज़ें अगर याद होती हैं, थोड़ी सी ध्यान होती हैं दिमाग में, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में बन जाता है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। इसके ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा होगा, ए बी अपॉन का बी प्लस सी। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में अभी टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे थोड़ा सोने जाना था, बट आपका थोड़ा मैथ्स का लेक्चर रह गया, तो वो मैंने सोचा आपका कंप्लीट कर देता हूँ। काफ़ी टाइम से हो भी नहीं पा रहा था और आपका, तो मैंने सोचा आज से थोड़ा मैथ के लेक्चर को क्या करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर आपको लग रही हों बोलने में, तो उसको थोड़ा सा आप कोप अप करें, उसके साथ में कोप विद, है ना। अच्छा ये बताओ ज़रा मुझे, कोप अप होता है, कोप अप होता है कि कोप विद होता है, ठीक है ना। ये भी मुझे ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो खैर, इसको हटाता हूँ। अपना ये क्वेश्चन क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े ध्यान से देखना। इफ़ 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ दिस, देन हमें वैल्यू निकालनी है 9a प्लस 4b माइनस सी की, ठीक है ना। आपके पास में जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको माता रानी पाप देने से नहीं चूकेगी, ठीक है। क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो देखो ऐसी बात है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, अपनी मेहनत नहीं लगाओगे, तब तक वो सिलेक्शन कैसे होगा, बताओ जरा मुझे। है भाई, देखो बिना मेहनत के ना कुछ भी नहीं होता। एक बात आप समझ लो, कोई भी कुछ भी करे उसको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर उसे सक्सेस मिली है तो उसके पीछे उसे मेहनत करनी ही पड़ी होगी, ठीक है ना। चाहे वो फिर किसी भी रिस्पेक्ट में, अपना जो भी उसकी फील्ड हो उस रिस्पेक्ट में अपनी मेहनत करेगा, ठीक है। अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसको फोटोग्राफी के रिस्पेक्ट फील्ड में उसको मेहनत करनी पड़ी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। खैर देखो यहाँ पर क्या है, 4 प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल्स टू में अपना ये दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेट्स से इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12a प्लस का 4b, और ये वेट अ सेकंड, प्लस का 12, ये पेन थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, वेट अ सेकंड। तो देखो अब यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा दिया इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 12a प्लस का 4b प्लस का ये हो जाएगा 4b, और ये माइनस का हो जाएगा अपना 2c प्लस का 4b। वेट अ सेकेंड, क्या इशू, रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखें यहाँ पर अपना ये कितना हो जाएगा, 12a प्लस का 4b, और ये अपना माइनस का 8c हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक एक करके इसको मैं अपने LHS में शिफ्ट करूँगा, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे। अपने पास में यहाँ पर 9a स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, 9a स्क्वायर दे रखा है। तो मुझे अब एक बात बताओ, मैंने 9a स्क्वायर को देखा तो मुझे देखते ही भी यहाँ पे लगा कि ये 3a का स्क्वायर हो सकता है ना, 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 12a है यहाँ पर अगर मैं LHS में लेके आ रहा हूँ तो कौन सा साइन हो जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा ना। तो 9a स्क्वायर माइनस का 12a, क्लियर है। इसके बाद में अब क्या हो जाएगा, ये अपना देखो 21 लिखा हुआ है ना, मैं इस 21 को ना यहाँ से मैं 21 से 4 को निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। क्या किया मैंने, 4 को निकाल लिया। अब क्यों निकाला, क्योंकि मैंने देखा ये तो हो गया अपना 3a का स्क्वायर, और अगर मुझे इसे 2ab बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में अगर मैं ए बी बनाता हूँ, जैसे क्या होता है अपना फॉर्मूला 2xy होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मैंने 2 तो लिख लिया, इसके बाद में 3a का होल स्क्वायर ये है, तो इंटू में 3a तो ये हो गया, यानी कि यहाँ से 6a तो बन के आ गया अपना। लेकिन मुझे यहाँ पर एक 2 और चाहिए, तो यहाँ पर मुझे अगर 2 और चाहिए, इसका मतलब प्लस में अपना 2 का स्क्वायर और आ रहा होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने 21 से क्या किया, 4 को खींच लिया, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हो रही है क्या, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैंने 4 को खींचा और इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्लियर है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, प्लस का 4b स्क्वायर लिखा, प्लस का 4b स्क्वायर, और फिर मैंने b वाले को इसके साथ में बैठा दिया, यानी कि ये प्लस का 4b था, इसको मैंने माइनस का 4b लिख दिया, क्लियर है। अब देखो जरा, दूसरा पेन ले लेता हूँ, देखें। अब ये 4b स्क्वायर माइनस का 4b हो गया, इसके बाद में
अब क्या करेंगे यहाँ से देखो, 4b² क्या है अपना 2b का होल स्क्वायर है, और ये अपना 4b क्या है 2 इंटू में 2b हो गया, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 इंटू में 2b तो पूरा पूरा मिल गया। इसके बाद में मैं इंटू में 1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ से 4 + 1 यानी कि 21 से मैंने 4 भी ले लिया एक बार, और दूसरी बार मैंने यहाँ से 1 ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखो अब इसके बाद में मैं अब क्या करूँगा कि मेरे पास में बचता है c², तो ये हो जाएगा प्लस में c², और यहाँ पर क्या है अपने पास में माइनस का 8c है, और ये साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 8c हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो c² यानी कि c का होल स्क्वायर है, और 8c को मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो 2 इंटू में c इंटू में अब क्या बचेगा, तो इंटू में मुझे 8 चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ। तो 8 चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर अपना आना चाहिए, वेट अ सेकंड सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपना 2 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर अपना 4 चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका 4 आ चुका है, 1 आ चुका है, 21 में से आपका 5 चला गया, कितना बचेगा 16 ही तो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अगर यहाँ से 16 और ले लिया तो ये पूरा 21 यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्लियर है ना इतनी सी बात। तो यहाँ पर मैंने प्लस का 16 लिख दिया। अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, पूरे के पूरे को दूसरा कर लेता हूँ एक बार, देखें जरा। ये अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपना पूरा 3a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अपना क्या है 4b² माइनस का 4b + 1, तो ये कितना हो जाएगा अपना पूरा का पूरा, ये हो जाएगा प्लस का 2b - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2b - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में प्लस में क्या है ये अपना c² प्लस का 8c प्लस का 16, यानी कि अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा, ये c + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है इतनी सी बात। और इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में आ जाएगा ये अपना 0। तो अगर किसी भी स्क्वायर का सम इक्वल टू में 0 है, इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो अपने आप में इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। तो इसका मतलब 3a - 2 का जो होल स्क्वायर है वो भी क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब एक ही वैल्यू मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एक बार मैं जरा ये ऊपर वाली चीज़ें जो है हटा देता हूँ, ठीक है ना। वेट अ सेकंड, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, सो दैट हमारे पास में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिखने के लिए प्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से यहाँ पे अब मैंने क्या किया है 3a - 2 इक्वल टू में जब मैंने जीरो कराया तो मुझे यहाँ से a कितना मिल जाएगा, a इक्वल टू में 2/3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2a - 1 इक्वल टू में जीरो कराता हूँ तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा, सॉरी ये अपना b लिखा हुआ है, ठीक है। तो b इक्वल टू में कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू में 1/2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं c + 4 इक्वल टू में जीरो कराता हूँ तो c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से a b c की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मुझे निकालना क्या है 9a प्लस का 4b माइनस का c। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डालता हूँ तो 9 इंटू में 2/3, 9 इंटू में 2/3, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 3 3 ज़ा 9 कर दूँ और ये 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 6। इसके बाद में है प्लस का 4b, 4b का मतलब अगर मैं इंटू में 4 कराता हूँ 1/2 से तो ये हो जाएगा 2, तो 6 + 2। इसके बाद में क्या है माइनस का c, यानी कि अपना c तो है ही अपना माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 + 2 कितना होगा 8, और 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 12 आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, समझ में आ गया ना सब कुछ। देखो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सब कुछ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास में, साइन थीटा की अपने को वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। फटाफट से ये तो कर दो भाई। हाँ चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का जो है मुझे आंसर बता दें, और इसके ऑप्शंस आई डोंट थिंक कि मुझे देने चाहिए, लेकिन तब भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये रहे आपके ऑप्शंस, बताएं जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। खैर देखो अपने यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू में दे रखा है। साइन थीटा होता क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। इसको जरा हटा देते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो a है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और a² प्लस का b² ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है तो बेस कितना होगा, बेस इक्वल टू में हो जाएगा आपका अंडर रूट का h का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट का a² प्लस b² का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो a² प्लस b² ही बचेगा, है ना। रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा माइनस का h² माइनस का p² होता है ना, तो ये a² हो जाएगा। क्लियर है। अब a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है, और b इक्वल टू में बेस है ये आपका, ठीक है ना। बेस इक्वल टू में हो जाएगा अंडर रूट का b² इक्वल्स टू में b। तो बेस अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा b। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो सेक थीटा होता है उस वो क्या होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन का बेस होता है ना। तो हाइपोटेनस कितना है अपने पास में a² प्लस b² अंडर रूट का, तो ये अंडर रूट का a² प्लस b² अपॉन में क्या हो जाएगा बेस का अपॉन में बेस, यानी कि अपना p हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस में क्या है टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपना यहाँ पर a है और बेस कितना है b है।
क्लियर है। तो इक्वल टू में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ए प्लस का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन का बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ से बी को कॉमन ले लेता हूँ? बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है ना? तो अपना जरा मैं ऑप्शंस में चेकआउट कर लेता हूँ कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है इतनी सी बात। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा था, बस आपको करना कुछ नहीं था। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली आपको पेन चलाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, आपको इसको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बस ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है ना, ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको फटाफट से पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है ना, ये लो मैं आपके लिए ये भी थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहे आपके यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है ना, बताओ फटाफट से कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो देखो, अपने पास यहाँ पर बोला क्या गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन 2011, यानी कि 2011 में टाइप बी कार कितनी है भाई, ये आपका 56 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 56 हो गया। इसके बाद में एंड टाइप ई कार्स इन 2013 में टाइप ई वाली कार्स कितनी है भाई, 64 है। ठीक है ना, ये हो गया आपका 64। अब क्या बोल रहा है, टेकन टुगेदर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार इन 2014, टाइप सी कार 2014 में कितनी है भाई, टाइप सी ये हो गया 2014 में आपकी 56 कार हो गई। इसके अलावा टाइप डी कार इन 2012, टाइप डी कार इन 2012 में आपकी टाइप डी वाली 40 कितनी है ये भाई, एक सेकंड रुकें ज़रा, ये लिखा हुआ है आपका, इसको जरा मैं यहाँ से रब कर दूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपका 44 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 56 प्लस 44 कितना हो जाएगा अपना, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 56 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 120 हो गया, ये आपका 100 हो गया। रेशियो पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा रेशियो, 6:5 यहाँ पर आपका रेशियो हो जाएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपने फटाफट आई होप की कर भी लिया हुआ। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है, 6:5 का है क्या कोई ऑप्शन? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसको जरा सॉल्व करो पॉज करके। ठीक है ना, और ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस रहे, बताओ जरा इसका क्या ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। खैर आई होप कि आपने ट्राई किया होगा पॉज करके, अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कर लो। आई बात समझ में? देखो अब क्या है, अपने पास में ए है, बी है, सी है, डी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पास में टोटल कितने हैं। तो ये आपका यहाँ पर मिलता हूँ ए बी सी एंड डी। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है कि ए इज़ 20% लेस देन बी, तो यहाँ पर मैं अगर बी को 100 मान लेता हूँ तो ए कितना हो जाएगा, ए अपना 80 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब सी इज़ 20% मोर देन डी, सी कितना है, डी से 20% ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो डी है वो 25% कम है ए से, तो जरा मैं पेन का दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो देखें डी कितना है, 25% कम है ए से। 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर आपका ए 4 है तो आपका सी कितना, डी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। अगर 4 की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? तो डी अपना कितना हो गया, 60 हो गया। अब बोल रहा है कि सी इज़ 20% मोर देन डी। अब देखो सी क्या है, 20% ज़्यादा है डी से। 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ। और अगर मैं बोलूँ 5 की वैल्यू आपकी 5 की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 60 मतलब 5 इंटू में 12 60, तो 6 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? अब देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से आपका ट्रू कौन सा, अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे तो उसमें आपका रिलेशन ए और बी और सी के बीच, बी और सी के बीच में पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ सी अपॉन का बी, ठीक है ना, सी अपॉन का बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 अपॉन का 100। इट मीन्स आपका सी अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू में 0.72, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.72 इंटू में बी। क्लियर है, तो सी इक्वल टू में कितना हो गया, 0.72 इंटू बी हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस में चेक करता हूँ तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको ना अगर आप कोशिश करोगे तो आपके ये क्वेश्चंस माइंड में हो जाएंगे। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को कम से कम आप अपने माइंड में ही करने की कोशिश किया करें। क्लियर है, खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, जरा करो इसको फटाफट से। देखो इसमें बोला क्या गया है, एक बार मैं समझा देता हूँ। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर, यानी कि एक आदमी क्या करता है, 1 घंटे में अप स्ट्रीम चला जाता है। अप स्ट्रीम पता है ना अपनी, देखो अगर मैं ये बोलूँ ये है आपकी एक नदी और इसके ऊपर ये है आपकी एक नाव। अगर ये नाव क्या चलती है आपकी, ये आपकी, ये देखो ये क्या है, आपकी स्ट्रीम चल रही है ना, ये आपकी नदी है। तो क्या होता है, जब अगर आपकी हवा लेट से इस साइड है, आपकी हवा की डायरेक्शन ये है और इस बोट को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, लेट से अगर बोट की स्पीड x है
तो आपकी जो लेट्स से पानी की जो लहरों की गति है ना, लहरों की गति किस साइड है, आपकी सेम साइड है, और उसकी जो वैल्यू है वो वाई है, ठीक है ना। लहरों की जो गति है वो कितनी है, वाई है। तो इन दोनों की अगर मैं बोलूँ टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ, क्लियर है। और यही मैं आपसे बोल देता हूँ, लेट्स से जो आपकी नदी है उसकी डायरेक्शन तो ये है, और जो बोट है वो इस साइड जानी है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मैं रिजल्टेंट स्पीड बोलता हूँ तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है। तो जो जुड़ती हैं वो ने हम बोल देते हैं अप स्ट्रीम, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं तो देखो, जब जुड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो हम उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम उसको, अप स्ट्रीम बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखो जरा क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर कर लेता है 1 आवर 20 मिनट्स में, और ये वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 24 मिनट्स में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो अब हमें निकालना क्या है बेसिकली यहाँ पर, सबसे पहले हमें स्टिल वाटर यानी कि वाई की वैल्यू निकालनी होगी। हमने स्टिल वाटर की वैल्यू कितनी मान रखी है, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर है, ठीक है ना, उसकी स्पीड हमने वाई मान रखी है। तो अब बात को समझना, अब अगर मैं अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम की माइनस होती है ना, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू में क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड इक्वल टू। तो डिस्टेंस है आपकी 4 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना है 1 आवर 20 मिनट्स। 1 आवर 20 मिनट का मतलब 1 आवर तो ये हो गया, और 20 मिनट ये हो गए, तो अपॉन में मैं 60 डाल देता हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1 राइट 1/3, इसका मतलब इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना 4 अपॉन का 3, 3 तो अपना ये ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, इक्वल टू में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे x माइनस वाई कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब क्या बात हो रही है, बात को समझ तो है, जब वो डायरेक्शन अब जब वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। वापस आने में अब उसकी जो स्पीड होगी ना वो जुड़ जाएगी, है ना। अब अगर वो एक साइड जा रहा है तो अपोजिट साइड में जा रहा है। लेट्स से इस साइड जा रहा था तो स्पीड ऑफ करंट इस साइड था, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट थी। लेकिन अब वो अगर वापस आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन बोट की क्या होगी, इस स्पीड ऑफ करंट की डायरेक्शन की साइड होगी ना। तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, और यहाँ पर अपना ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, अब हमें सेम स्पीड दो, अपनी जो डिस्टेंस होगी अगेन 4 किलोमीटर की होगी ना। लेट्स से अगर मैं 4 किलोमीटर यहाँ पर गया तो वापस भी 4 किलोमीटर ही आऊँगा, ठीक है, इतनी सी बात। अब इसकी जो स्पीड है ना, इसका जो टाइम लगा है वो 24 मिनट्स का लगा है, तो 24 अपॉन का 60 कर देता हूँ, ये अपना आवर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हो जाएगा 6 4 जा, और ये जाएगा 6 से 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 टाइम, ये जाएगा 2 से 5 टाइम, क्लियर है। और ये 2 से आपका 2 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई हो गया 10, और x माइनस वाई हो गया 3, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन हो गई अपने पास में। अगर आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अपना अच्छा, अपने को यहाँ पर क्या निकालना है सबसे पहले, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। तो उसको करना क्या है बेसिकली, हमें अपनी जो स्पीड ऑफ बोट है ना वो निकालनी है। तो स्पीड ऑफ बोट अपनी x होती है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 + 10 हो जाएगा 13, और यहाँ से अपना ये निकल के आ जाएगा x + x 2x इक्वल टू में 13 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, इक्वल टू में कितना निकल के आ जाएगा अपना ये फिलहाल 7.5, या फिर मैं इसको 13/2 ही बना रहने देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अपनी जो स्पीड है बोट की वो निकल के आ गई 13/2 किलोमीटर पर आवर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 13 किलोमीटर उसे जाना है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इक्वल टू में क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपनी है 13 किलोमीटर की, और अपॉन में जो आपकी स्पीड है, स्पीड है आपकी यहाँ पर 13/2, क्लियर है। ये आपका 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2, इट मीन्स यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा 2 आवर्स का, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो टाइम आ गया 2 आवर का। ऑप्शंस में जरा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खैर, आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बोलो हाँ, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, अब मेरी हालत जो है अभी थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा आंखों में नींद भर गई है, लेकिन आप जरा एक बार देख लो, थोड़े से और क्वेश्चंस को करते हैं, हम फिर इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है ना। खैर, अगर वर्ड्स इधर उधर जा रहे हों तो उनको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो मुझे आप बताएं जरा, ठीक है। चलो खैर, अब देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा फटाफट से सॉल्व करो। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक पर्सन है जिसने 25 आर्टिकल बेचे हैं 2500 रुपये के, और उसे लॉस हो गया 10% का। तो पूछ रहा है कि उसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 2400 रुपीज़ के, जिससे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 20% का, क्लियर है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, और ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताओ जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है।
चलो खैर, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पर्सन है उसने किया क्या, यहाँ पर आपके 25 आर्टिकल्स को 2500 रुपीज़ में बेच दिया है, ठीक है ना। यानी कि एक आर्टिकल की जो एसपी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 25 आर्टिकल को उसने 2500 में बेचा हुआ है, तो एक आर्टिकल को उसने 100 रुपये में बेचा होगा, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल की एसपी कितनी हो गई, 100 रुपीज़ हो गई है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, उसे लॉस हुआ है यहाँ पे 10% का। अगर मैं यहाँ पे आपसे सीपी निकालने को बोलूँ, एक आर्टिकल की जो सीपी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये देखो आर्टिकल पे आपको लॉस हुआ है 10% का, यानी कि आपकी जो 100 है वो 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की हो जाएगी आपकी 100 इंटू में 100 अपॉन का 90। बोलो हाँ, क्लियर है, इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी जो सीपी होगी एक आर्टिकल की वो निकल के आ जाएगी 1000 अपॉन का 9 रुपीज़, ठीक है ना। इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर 2400 रुपीज़ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो अगर एक आर्टिकल की सीपी है अपनी इतनी और मुझे इस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए है, तो देखो इसकी जो सीपी एसपी होगी वन आर्टिकल की वो कितनी बनेगी, एसपी। अगर मुझे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो देखो 1000 अपॉन का 9 और इंटू में क्या कर दूंगा मैं, 6/5 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 और मुझे 5 का जो है सीपी होगी और मुझे प्रॉफिट बना करके 6 चाहिए हुआ है, 6 चाहिए होगा, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपका 3 3 सा 9, 3 2 जा 6 और यहाँ से 5 से जाएगा 5 2 जा, और फिर आपके 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, यानी कि आपकी जो एक आर्टिकल की एसपी होगी वो निकल के आ जाएगी 400 अपॉन का 3 रुपीज़, ठीक है ना। तो अगर एक आर्टिकल की जो एसपी है वो 400 अपॉन 3 रुपीज़ है और मेरी जो टोटल एसपी बनी है वो 2400 रुपीज़ बनी हुई है, तो मैंने कितने आर्टिकल बेचे होंगे, तो बात को समझना बड़े ही ध्यान से। अगर मैंने टोटल पैसा कमाया है 2400 और एक आर्टिकल की कीमत है 400 अपॉन का 3, यानी कि अगर मैं अपॉन का 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 400 से जाएगा ये आपका 6 टाइम, और 6 इंटू 3 इक्वल टू में कितने आर्टिकल बनेंगे अपने, 18 आर्टिकल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो हाँ। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस को चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देख लो क्या बोल रहा है। द डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार। अगर मैं क्या करता हूँ, टाइप सी कार का जो प्रोडक्शन है ना, ये आपका टाइप सी कार का प्रोडक्शन है, एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये आपका टाइप सी कार का प्रोडक्शन, इसको बोल रहा है कि अगर इसे क्या करता हूँ, इसको मैं पाई चार्ट से डिनोट कर देता हूँ। लेट्स से इसको मैं एक पाई चार्ट से डिनोट करता हूँ, ये हो गया आपका पाई चार्ट। इसके अब मुझे 5 सेक्शन करने पड़ेंगे, ये मैंने 5 सेक्शन कर दिए। क्या बोल रहा है अब इसमें, अगर इसको देखते हैं बड़े ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है अपने पास सबसे पहले 54, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर 54, फिर है अपने पास 55, फिर है अपने पास में 45, फिर है 60 और फिर है अपने पास 56, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इसको पाई चार्ट से आप डिनोट रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद में देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2012 में जो कार है वो कितनी है भाई, 45 है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 45 का सेंट्रल एंगल चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। तो देखो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा ही चुका हूँ, आई होप कि आपको आता भी होगा। तो इसको पॉज करके जरा फटाफट से एक बार आप खुद से निकाल लो कितना सेंट्रल एंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आपका 55 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, ये आपका 9 + 5 आपका 4 और ये 14 + 6 20, ठीक है ना। तो ये 0 बन जाएगा। इसके बाद में आपका ये हो जाएगा 9 और ये 11, यहाँ से आ जाएगा 27, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या बात हो रही है कि 270 की जो वैल्यू है, देखें ज़रा ध्यान से, 270 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू में है आपकी किसके। तो देखो आपको पता है कि पूरा जो एंगल होता है किसी भी पाई चार्ट का या फिर किसी भी सर्कल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इनका मैंने एडिशन निकाल रखा है, 270 होता है। तो 270 की वैल्यू किसके इक्वल करा दूंगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन का 270 डिग्री। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूँ, 3 से जाएगा, 3 से 12 टाइम जाएगा और 3 से ये आपका 9 टाइम चला जाएगा। इसके बाद अगेन आपका 3 से 4 टाइम, 3 से 3 टाइम। तो अपना ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, बोलो हाँ। अब मुझे निकालना क्या, 45 की वैल्यू निकालनी है। तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 इंटू में 4/3 और ये पूरा आ जाएगा अपना डिग्री में। तो 3 से जाएगा ये आपका 15 टाइम्स और 15 4 जा कितना 60। तो अपनी डिग्री कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री जो है इसका सेंट्रल एंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ यहाँ पर आपका 60 डिग्री है क्या अपने पास, हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी में अपना 60 डिग्री दिया हुआ है, जो अपना बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। तो खैर यहीं पर आज का सेशन एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको मैंने आज के जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे।
एंड जो इधर-उधर हुआ है थोड़ा-सा एक्चुअली में बात क्या है कि कुछ डेज़ से मुझे आइसोलेशन लेना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें थोड़ी-सी नहीं बताता हूँ, बट क्या हुआ कि एक्चुअली थोड़ा आइसोलेशन लेना पड़ा, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी आपकी इधर-उधर हो रही हैं। एंड आई नो कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली की डेली क्या है क्लासेस दी जाएँ और आपको उससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो अगर यही सारी चीज़ें सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है? और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्लियर है? खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड अपना पढ़ते रहें, अच्छे से ध्यान रखें।